हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कंडक्टेड केसेस। कंडक्टेड केस यानी कि आप अगर लेबर वार्ड में ड्यूटी किए हैं तो ठीक है, और नहीं किए हैं तो आज मैं करा देता हूँ ऐसे ऑन पेपर। आप जब कभी आप जाइएगा लेबर वार्ड में तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कंडक्टेड केसेस कैसे भरे जाते हैं केस बुक में, तो मैं आज आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक, तो इसमें दिक्कत ये आती है कि ज़्यादातर जो बच्चे नहीं जाते हैं, जो स्टूडेंट नहीं जाते, कभी कंडक्ट नहीं किए हैं और केस बुक भरना होता है तो हेडेक होता है, टेंशन होता है कैसे सबमिट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन न लीजिए। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंडक्टेड। देखिए इसमें आइए चलिए हम बताते हैं आपको कि कैसे कंडक्टेड केसेस। तो एक एक बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा जो भी है। अगर आप समझे रहेंगे तो बाय द वे कभी आप जाते हैं कंडक्ट कराते हैं नॉर्मल वेजाइनल, तो इसमें जो है कि कंडक्टेड केसेस में जो हम बताएंगे आपको वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस होगा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ठीक, नो एनी LSCS, ठीक, सिजेरियन सेक्शन की बात नहीं होगी। वैसे तो एनएम में चाहे बीएससी में जो भी है, बीएससी वालों को तो मान लीजिए बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं आप तो सिजेरियन भी आता है उसमें। तो अगर आप एएनएम है तो उसमें पहले कंडक्टेड केसेस ही आते हैं। तो कंडक्टेड केसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में आपको हमने एंटीनेटल केसेस के बारे में बताए थे। ठीक, तो आज हम आपके लिए लाए हैं कंडक्टेड केसेस कैसे भरते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक, पहले मैं आपको देखिए फर्स्ट पेज का जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि फर्स्ट पेज पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो मैंने ऐसे किया है कि पार्ट वाइज कर दिया है इसको, हर एक पेज को पार्ट वाइज कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए आपका कंडक्टिंग नॉर्मल डिलीवरी है, प्रसूति केस है। ठीक है, इसमें देखिए आपका नेम ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, PSC या सब सेंटर, ठीक, ये है। तो इसमें देखिए आप अगर हॉस्पिटल में हैं, किसी मल्टी स्पेशलिटी या हॉस्पिटल में है किसी, या सब सेंटर में हैं, ठीक, या फिर आप किसी कॉलेज में पेरेंटल हॉस्पिटल आपका हो गया, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं गए हैं, तो आप वहाँ पे जहाँ पे गए हैं वहाँ का नाम लिख दीजिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे मैं टीचिंग करता हूँ तो फिर वहाँ के बच्चों को ऐसे में डाल दिया है चंदौली हॉस्पिटल। ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको डालना रहेगा, जैसे कि जो भी महिला आई है, ठीक, यहाँ पे हॉस्पिटल में आई है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर बना दिएगा। और उसको कहाँ पे रखा गया, लेबर वार्ड में। वैसे देखिए तो जैसे फर्स्ट टाइम जैसे एडमिशन होता है तो ये जब डाटा लिया जाता है तो उसको डायरेक्ट लेबर वार्ड में नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक, पहले क्या होता है कि एडमिशन किया जाता है, एडमिशन करने के बाद आपको फर्स्ट PV करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको PV पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना होता है कि कंडीशन क्या है, और उसके बाद फिर उसके एब्डोमेन का भी किया जाता है। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो इसमें हम वार्ड में लेबर वार्ड डाल सकते हैं क्योंकि ये डिलीवरी के लिए आई है तो कंडक्ट कराना होगा डिलीवरी में नामित। ठीक, तो लेबर वार्ड डाल सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ दी मदर है, इसमें देखिए मिसेस सावित्री देवी। ठीक, आयु हमने दिया है, एजुकेशन 10th पास है। ठीक, ऑक्यूपेशन में क्या है, हाउस वाइफ है। ठीक, नेम ऑफ दी हस्बैंड, उसके पति का क्या नाम है, कमलेश सिंह। ठीक, एज कितनी है, 36 ईयर। एजुकेशन वो 12th पास है। ऑक्यूपेशन क्या है, वो ड्राइवर है, 4 व्हीलर का ड्राइवर है। ठीक, चलाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। इसके बारे में हमने आपको एंटीनेटल केसेस वाले में भी बताया। तो एंटीनेटल केस का जो फर्स्ट पेज है वो इसका फर्स्ट पेज एकदम सेम है, डिक्टो है, वही चीज़ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक, तो इसमें देखिए ऑब्स्टेट्रिकल केसेस हैं, ऑब्स्टेट्रिकल केसेस देखिए यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिकल केसेस हैं। तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ठीक, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री यानी कि इसका जो पिछला जो रिकॉर्ड था, जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था या कुछ नहीं, एबॉर्शन हुआ था या जो भी स्टिल बर्थ हुआ था, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ था, बॉर्न हुआ था, या प्रीमेच्योर बॉर्न हुआ था। ठीक, तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इसमें देखिए
हमने देखिए जो यहाँ पे पिछले बार हमने एंटीनेटल केस में लिया था तो उसमें भी G3 यानी कि मल्टी ग्रेविडा ही लिया था, मल्टी ग्रेविडा में ही लिया था, तो उसी का हमने कंडक्टेड केसेस बनाया है। तो आप चाहो तो आप ले सकते हो इसमें, जैसे कि मल्टी में तो G2 ले सकते हो। यानी कि इस महिला को हमने लिया है कि ये 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक। डिलीवरी इसकी 2 बार हो चुकी है, 1 बार एबॉर्शन है और 1 बार जो है कि बच्चा उसका जीवित है, और तीसरी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जो आई है ये है। तो इसमें देखिए हमने जो लिया है इसको, तो ग्रेविडा जो हमने 3 दिया है, हमने ग्रेविडा कितना दिया है 3 दिया है। उसके बाद टर्म बेबी में हमने कितना दिया 1 दिया है, ठीक। क्योंकि क्या था कि ये तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, G3 मतलब तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, और तीसरी बार प्रेग्नेंट में ये थर्ड टाइम जो अभी आई है, अभी ये डिलीवरी कराने है, इसको ले के 3 है, ठीक। तो ये मत कहिए कि नहीं कि अभी जो आई है इसको छोड़ के 3, नहीं, इसको ले के G3 लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद टर्म बेबी में एक ही टर्म बेबी इसका हुआ था, ठीक। उसके बाद प्री टर्म भी एक हुआ था, यानी 6 मंथ बाद या 6 या 7 मंथ बाद इसकी एक डिलीवरी हो गई थी जो डेथ हो गई उसका, ठीक। वो बच्चा जीवित नहीं है। तो जो टर्म बेबी हुआ था वही क्या है, जीवित है, लाइव 1, ठीक। ये क्या, L का मतलब लाइव जीवित है, और P का मतलब प्री टर्म। हमने पिछले एंटीनेटल में भी बताया था बट मैं बता दे रहा हूँ। G मतलब ग्रेविडा, ठीक। G मतलब क्या होता है, ग्रेविडा होता है। T मतलब टर्म बेबी और P मतलब प्री टर्म बेबी, ठीक। L का मतलब लाइव यानी एक जीवित है, ठीक। तीसरी प्रेगनेंसी में एक जीवित है, एक डेथ हो गई है। और उसके बाद ES यहाँ पे हमने 0 लिया है, यानी स्टिल बर्थ, यानी मरा हुआ बच्चा है, उसका कोई पैदा नहीं हुआ था। सिर्फ एक ऐसा था कि 6 या 7 महीने पे पैदा हुआ था, लेकिन वो बच्चा नहीं, वो जिंदा नहीं, उसकी डेथ हो गई, ठीक। और बाकी एक बच्चा टर्म जो पैदा हुआ था पूरा फुल 37 मंथ के बाद, 37 वीक के बाद पैदा हुआ था, वो जीवित है, ठीक। उसके बाद देखिए कभी कभी आपको, जैसे ऐसे तो आपके यहाँ केस बुक में दिया है, तो कभी कभी आप जाइएगा, ठीक। कभी कभी आप जाइएगा तो कहीं जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट है या ऑब्स्टेट्रिशियन है वो जो लिखती हैं, तो कभी कभी देखा होगा ना आपने G3 लिखा, उसके बाद P लिख देता है। तो P यहाँ पे आपके जो केस बुक में दिया प्री टर्म दिया है, लेकिन वो लिखते हैं पैरिटी, P का मतलब पैरिटी, P का मतलब पैरिटी। देखिए G का मतलब होता है कितनी बार प्रेगनेंट हुई है, और P का मतलब उसका कहने का मतलब है कितनी बार डिलीवर की है। तो अगर इसका हम पैरिटी के बारे में कहें तो इसको हम 2 बार कहेंगे, क्योंकि 2 बार ये डिलीवर कर चुकी है, एक बार 6 मंथ का और एक फुल टर्म के बाद, ठीक, की है। तो यहाँ पे जो है कि पैरिटी कभी कभी आपको किसी केस बुक कंडक्टेड केसेस में मिल जाएगा, कोई डॉक्टर लिखता है P मतलब पैरिटी, P मतलब पैरिटी, ठीक, पैरिटी। और पैरिटी का मतलब है कि कितनी बार डिलीवर की है, ये मैं पैरिटी, यानी कि ये तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है तो G3 हो गया, और 2 बार डिलीवर कर चुकी है तो इसलिए हमने पैरिटी 2 लिखा है। तो ऐसे कहीं अगर लिखने में आ जाए, ठीक, तो ये मत सोचिएगा उसमें कि प्री टर्म कह रहा है, तो यहाँ आपके प्री टर्म का है, कहीं कहीं मिल सकता है, और कहीं कहीं मिल सकता है आपको D, ठीक, D यानी डेथ, कितने बच्चे हुए, कुछ डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं डेथ, कितने की डेथ हुई है। ये जैसे 3 प्रेगनेंसी में उसके एक बच्चे की डेथ हुई है तो वहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक, ये चीज़ है। तो इसमें हम बता दे रहे हैं फिर से आपको, G मतलब क्या होता है, G मीन्स क्या होता है, G मतलब ग्रेविडा, ठीक। यानी ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, कितनी बार वो क्या है, प्रेग्नेंट हुई, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, कितनी बार, ठीक, प्रेग्नेंट हो चुकी है। डिलीवर हुआ नहीं हुआ अभी ये बात नहीं कर रहे हैं, अभी G का मतलब है कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है, तो इस हिसाब से इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद P का मतलब है पैरिटी, ठीक, P का मतलब पैरिटी मतलब कितनी बार बच्चे को जन्म दे चुकी है, ठीक। उसके बाद P के बाद A का मतलब एबॉर्शन, कितनी बार उसके एबॉर्शन हो चुका है, ठीक, एबॉर्शन,
ठीक। तो 1 टाइम 2 टाइम 0 नहीं एक भी हुआ तो कितनी है, तो सब लिखेंगे 0, चाहे एक भी बार भी नहीं हुआ तो 0, अगर पहली बार एक बार हुआ है तो 1, 2 बार हुआ तो 2, ठीक, ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो ये एबॉर्शन हो गया। और स्टिल बर्थ में ऐसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये था उसका महिला का इन्फॉर्मेशन और क्या है, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है तो इसमें देख लिया हमने G3 लिखा है, T1 लिखा है, P1 लिखा है, A1 लिखा है, L1 लिखा है, S0 लिखा है, तो ये है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है इसका LMP हमने दिया है 10-10। देखिए हम जो बता रहे हैं कि इसको ध्यान में रखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि आगे इसी से जुड़ा है। तो देखिए 10-10-2022 यानी इसका लास्ट मंथ पीरियड जो आया था 10-10-2022 को, ठीक। लेकिन इसका EDD जब हम निकाले तो EDD आया इसका 17/7 यानी कि 17 जुलाई 2023, 17 जुलाई 2023 यानी कि अभी जो आज के डेट में जो हम वीडियो डाल रहे हैं तो इससे पहले ही, मतलब 1 हफ्ते पहले का EDD उसका था। लेकिन आगे चल के उसकी जो है कि जब आई थी तो जैसे कि EDD से कभी 5 दिन या 10 दिन या 1 हफ्ते आगे या पीछे भी हो सकता है, लेकिन EDD निकाल के रखा जाता है, EDD उतना है, ठीक। तो अगला पॉइंट है देखिए, उसके बाद एड्रेस है उसका, एड्रेस के बाद क्या है। अब आइए देखिए अगला पॉइंट इसका है पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, ठीक, पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, ठीक। तो इसको देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है तो मैं आपको बड़े में दिखाता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे ये बड़े में, ठीक। अगला पोर्शन ये जो टेबल है, टेबल को मैं बड़े में दिखाता हूँ। देखिए ये टेबल को मैं बड़े में दिखाता हूँ। देखिए गर्भवती महिला के पिछले गर्भधारण और प्रसव का विवरण, ठीक। तो इसमें देखिए मैंने बड़ा इसलिए कर दिया था कि अच्छे से आपको दिखे। देखिए उसको मैंने G3 लिया था, यानी कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। देखिए 1 2 3 और थर्ड वाले क्या है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी अभी जो आई है आपके पास। तो फर्स्ट वाले में क्या हुआ था इसका 4/10/2018 में इसकी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी और वो भी बच्चा फुल टर्म था, 4 को हुआ था, फुल टर्म हुआ था और नॉर्मल वेजाइनल हुआ था। और इसका नेचर ऑफ पिपीरियम, मतलब डिलीवरी के बाद जो पिपीरियम था वो अच्छा था, ठीक, ना कोई सेप्सिस कंडीशन यानी उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ था और ना ही उसको मतलब कोई एबनॉर्मलिटी दिखी थी बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या डाल देंगे, अनइवेंटफुल, कोई चीज़ नहीं दिखा तो इसको अनइवेंटफुल। एबॉर्शन उसका पहला नहीं था तो इसको डैश करके छोड़ देंगे। बच्चा एलाइव जिंदा पैदा हुआ था, वो भी मेल था, 2.5 kg का था। उसका डेवलपमेंट क्या था, डेवलपमेंट माइलस्टोन गुड था उसका, ठीक। उसके बाद इम्यूनाइजेशन उसको पूरा सारे टीके लग चुके थे, ठीक। उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी है, दूसरी प्रेगनेंसी में देखिए सेकंड प्रेगनेंसी में देखिए उसका क्या हुआ था, एबॉर्शन हुआ था। तो एबॉर्शन में डेट ऑफ द डिलीवरी इसको हम डैश छोड़ दीजिए, फुल टर्म है कि प्री टर्म है इसको भी डैश छोड़ दीजिए, नेचर ऑफ द डिलीवरी इसको भी डैश छोड़ दीजिए, नेचर ऑफ पिपीरियम इसको भी डैश छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए एबॉर्शन में देखिए हमने इनकम्प्लीट एबॉर्शन दिखाया है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन स्टिल बर्थ, ठीक, स्टिल बर्थ दिखा दिए। तो देखिए वहाँ पे जो हमने स्टिल बर्थ दिखाया जिंदा, उसमें जो आपका ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर में दिखाया है तो देख लीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पे स्टिल बर्थ हमने दिखा दिया, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे स्टिल बर्थ नहीं दिखाना है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। वहाँ पे हमने स्टिल बर्थ नहीं दिखाया है। ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर में हमने क्या दिखाया था, G3 दिखाया था, T1 दिखाया था, P1 दिखाया था और L1 दिखाया था, A0 दिखाया था, A0 और S0, सॉरी A0 नहीं होगा, A1 होगा, एबॉर्शन एक हुआ था ना, A1 और S0, यही S0 हमने वहाँ दिखाया था, लेकिन यहाँ पे S0 है तो स्टिल बर्थ हमने दिखा दिया, जबकि यहाँ पे स्टिल बर्थ नहीं होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने पे उसका एबॉर्शन हो गया था ना, तो 6 महीने 7 महीने के बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि एबॉर्शन जो 28 वीक के बाद का होता है तो बच्चा वाइटेबल होता है, यानी वो ज़िंदा सर्वाइव कर सकता है 7 महीने या 6 महीने का, ठीक। तो ये देख लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए इसका थर्ड प्रेगनेंसी क्या है, थर्ड प्रेगनेंसी अभी जो प्रेजेंट टाइम में आई है ये है, ठीक। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए इसमें लास्ट में टेबल में जो लिखा है हर सेकंड, जैसे रिमार्क में टिप्पणी में आप कुछ लिख दीजिए कि टिप्पणी में जैसे कि उसको क्या था कि हमने देखा कि उसको हर सेकंड प्रेगनेंसी, यानी उसकी जो दूसरी वाली प्रेगनेंसी थी अबॉर्टेड आफ्टर 6 मंथ। देखिए यहाँ पे सही लिखे हैं हमने, यहाँ पे सही लिखे हैं, तो आप इसको जो है कि सही कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे स्टिल बर्थ नहीं रहेगा, जो हमने लिख दिया स्टिल बर्थ नहीं रहेगा। यहाँ पे एबॉर्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। अगर जैसे कि स्टिल बर्थ में नहीं दिखाए हैं तो स्टिल बर्थ के लिए तो इसको तो ऐसे कर देंगे, ठीक, एबॉर्शन। और यहाँ पे अगर जैसे स्टिल बर्थ दिखाना है तब इनकम्प्लीट लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी पहले से ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर में S0 दिखा दिया है, तो S0 ना दिखाए तो यहाँ पे थ्रेटेंड लिख दीजिए, थ्रेटेंड या कंप्लीट एबॉर्शन लिख दीजिए, ठीक, कंप्लीट एबॉर्शन। यहाँ पे कंप्लीट एबॉर्शन लिख के और यहाँ पे ये स्टिल बर्थ लिख दीजिए, ठीक। तो ये है, लेकिन वहाँ पे स्टिल बर्थ नहीं दिखाए हैं तो वहाँ यहाँ पर भी नहीं दिखाना है, इसमें हमने ये कर दिया है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि एबॉर्शन उसका क्या हुआ था, 6 महीने बाद हुआ था, ठीक। और बच्चा कैसा हुआ था, प्री टर्म हुआ था। जो हमने ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर दिखाया है वो प्री टर्म 1 हुआ था ना, तो वो जब भरिएगा इसमें जैसे कि दिखाना हो तो जैसे डेट ऑफ डिलीवरी यानी उसका एबॉर्शन, तब यहाँ पे लिख सकते हैं। जब ऊपर ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर हमने लिखा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यानी उसकी डिलीवरी कब हुई थी। उसके बाद यहाँ पे प्री टर्म लिख सकते हैं, यहाँ पे वो फुल टर्म था, ये प्री टर्म मतलब 28 वीक से पहले वो एबॉर्शन हुआ तो था, लेकिन 28 वो वाइटेबल है ना, जिंदा बच सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है। नेचर ऑफ डिलीवरी में लिख सकते हैं आप, जैसे कि एबॉर्शन लिख सकते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ डिलीवरी NBD है तो NBD भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई इंसिजन करके ऑपरेशन करके नहीं किया गया था, ये चीज़ें हैं। तो इसको और अच्छे से हमने उसमें समझाया है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों को, ठीक, देख लीजिएगा उसमें एंटीनेटल केसेस वाले में, ठीक। दरअसल उसमें पीछे ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर के अनुसार हमने यहाँ पे देखा है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड प्रेगनेंसी में प्रेजेंट में जो आई है ये, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें जो है कि लास्ट में यहाँ नीचे देखिए इफ़ पिपेरियम वाज एबनॉर्मल, पिपेरियम क्या होगा, पिपेरियम अगर नॉर्मल है, ठीक, तो ठीक है। अगर एबनॉर्मल है तो स्पेसिफाई कीजिए क्या एबनॉर्मलिटी मिली है आपको, तो इसमें हमने लिख दिया है, ठीक, सी हैव नॉर्मल पिपेरियम, नो एनी पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग आर एनी सेप्सिस, कोई इन्फेक्शन नहीं था, ना ही कोई पोस्टपार्टम हेमोरेज था, PPH का कंडीशन था, कोई कंडीशन नहीं था, उसका पिपेरियम क्या था, नॉर्मल था। फिर आइए अगला पेज पे देखिए गर्भवती महिला के वर्तमान स्थिति और जांचिए, यानी प्रेजेंट कंडीशन जो अब आई है एडमिशन कराने, तो उस टाइम उसकी स्थिति क्या है। देखिए फॉर्म तो ये आपका जो है अगला पेज तो है जो है आपका ये है, तो इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया है, हमने इसको नहीं 3 पार्ट में कर दिया है। 3 पार्ट में इसलिए कर दिया है ताकि आसानी हो जाए समझने में, ठीक। तो देखिए इसमें हमने पहला पार्ट देखिए समझा रहे हैं, देखिएगा ये देखिए प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द प्रेग्नेंट मदर में गर्भवती महिला की, जैसे कि जनरल कंडीशन उसका फेयर था या पुअर था या इंडिफरेंट था, तो हमने यहाँ पुअर लिख दिया, हाइट उसका लिख दिया, वेट लिख दिया, उसके बाद हार्ट रेट लिख दिया, लंग्स मतलब क्लियर, नो एनी साउंड, यानी कि आपको चेस्ट पे उसके बैक स्कैपुला के पास में स्टेथोस्कोप लगा के आपको देखना होगा। तो अगर स्टेथोस्कोप में आवाज़ जैसे बैलून आपस में नहीं रगड़ते हैं, जैसे गुब्बारे, 2 गुब्बारे आपस में रगड़िए तो चर चर की आवाज़ आती है, ऐसे अगर कोई साउंड आ रहा है तो यहाँ लिख दीजिए, और नहीं साउंड आ रहा है तो लिख दीजिए क्लियर, नो एनी साउंड, ठीक। उसके बाद कंडीशन ऑफ टीथ, दांत का उसका लिख दीजिए नॉर्मल कंडीशन। एनीमिक कंडीशन, अगर उसको एनीमिया है तो ठीक है लिखिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यस या नो दोनों में से हमने लिख दिया है। तो अगर नहीं है तो अगर यस है तो ठीक है, यहाँ पे यस लिख दीजिए। और एडिमा, अगर उसको सूजन है पैर में या कहीं सूजन है तो नो या यस, अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। ब्रेस्ट में उसका नॉर्मल शेप, साइज और अपीयरेंस, ब्रेस्ट उसका नॉर्मल था, शेप, साइज एंड अपीयरेंस। बाउल मूवमेंट, यानी कि उसका जो इंटेस्टाइन
साइन था वो नॉर्मल मूवमेंट हो रहा था, यानी उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा था। मान लीजिए आगे चल के हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो होता है डिलीवरी प्रेगनेंसी में। डिलीवरी होने के बाद सब साइड हो जाता है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैडर मूवमेंट यानी कि यूरिन उसका सही से पास हो रहा था कि नहीं हो रहा है, ठीक। अगला है प्रेजेंस ऑफ माइनर अलाइनमेंट, कोई दिक्कत थी, छोटी मोटी दिक्कत उसको आई थी प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आई थी तो हाँ यस लिखिए। देखिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया एक यस में, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, क्या दिखा दिए हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी या एनीमिया, आप जो कुछ भी दिखाना चाहे दिखा, कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया जो भी है ये दिखा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर आगे देखिए, आगे मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, ठीक। इसमें देखिए आगे वेजाइनल डिस्चार्ज लिखा है। वेजाइनल डिस्चार्ज में जैसे कि जो भी डिस्चार्ज होता है वो क्लियर है या कोई कलर उसमें आ रहा है, ठीक। अगला है लेबर पेन, ठीक। लेबर पेन अगर उसको जैसे एडमिशन के टाइम, ये क्या कह रहे हैं, एडमिशन, जब वो उसका एडमिशन आप कर रहे थे तो एडमिशन के टाइम पे उसको लेबर पेन था या नहीं, ठीक। तो यहाँ पे लिखना होगा, अगर था तो वो रेगुलर था या इरेगुलर था, ट्रू था या फॉल्स था, कैसा पेन था उसको, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, एब्सेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, एब्सेंट है, लेबर पेन नहीं था जब एडमिशन के टाइम पे थी। उसके बाद इसका वाइटल साइन लिख दीजिएगा, उसका टेम्परेचर लिख दीजिएगा, टेम्परेचर के बाद उसका पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, ठीक। दिक्कत यहाँ नहीं होती, आगे चलिए हम बता रहे हैं दिक्कत कहाँ आएगी आप लोगों को, ठीक। इन्वेस्टिगेशन में सेम वही है, एंटीनेटल केसेस में जैसे बताया वैसे हमने है। तो यहाँ पे आप महिला का देख लीजिएगा, जो भी होगा जितना वो कर दीजिएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन है, ब्लड ग्रुपिंग है, आरएच टाइपिंग है, VDRL है, ठीक। HIV है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ब्लड शुगर, इसका ब्लड शुगर कितना है, नॉर्मल रेंज हमने दिखाया। उसके बाद बाकी उस महिला का तो आप नापने के बाद उसको उसका उस महिला को दिखा दीजिए, हमने इसका दिखाया है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको भर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद आइए अगले पेज पे चलते हैं। महिला के एब्डोमिनल पेल्विक एंड पेरिनियम का एग्जामिनेशन, यानी आपको अब क्या करना है, उसको जैसे एग्जामिनेशन टेबल पे लिटा के उसका एब्डोमिनल पाल्पेशन करना है। एब्डोमिनल पाल्पेशन में करके आपके आप क्या देखोगे, क्योंकि वो हमने जो पिछला बताया था उसमें अब यहाँ से स्टार्ट, देखिए एंटीनेटल केसेस में अब यहाँ से चेंज होना, यहाँ कंडक्टेड केसेस में, यहाँ जो जांच था, इन्वेस्टिगेशन था, यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन तक तो सेम था एंटीनेटल केसेस का, एकदम डिक्टो वही था जो पीछे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, कंडक्टेड केसेस में यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए अब उसको एग्जामिनेशन टेबल पे लिटा के आप उसका क्या देखोगे, एब्डोमिनल पाल्पेशन। एब्डोमिनल पाल्पेशन में क्या देखोगे, कंडीशन ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, हमने यहाँ कॉन्ट्रैक्शन इज प्रेजेंट दिखाया है। उसके बाद इफेसमेंट और डायलेशन, यानी कि उसका सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है कि नहीं, ऑन प्रोग्रेस पे है कि नहीं। तो जैसे कि देखिए अगर आप वो एग्जामिनेशन कर रहे हो तो एक बार पीवी करोगे, पीवी कितना बार, एक बार करना है। एक बार जैसे कि एडमिशन के टाइम पे आपने पीवी कर लिया, देख लिया, पीवी करने के बाद, ठीक, उसका डायलेशन चेक करने के लिए, ठीक, डायलेशन करने के लिए उसका पीवी कर लिया। पीवी करने के बाद अगर 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, तुरंत स्टार्ट हो जाइए पार्टोग्राफ फिलिंग, और तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दें लेबर रूम में, ठीक। और अगर जैसे एडमिशन के टाइम पे आई है उसका 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना भी है, तो उस टाइम अभी देखिए 2 या 3 सेंटीमीटर है सर्वाइकल डायलेशन, तो एक बार पीवी करने के बाद, एक बार पीवी करने के बाद 4 घंटे बाद ही पीवी किया जाता है, ठीक, रूल है ये। एक बार करने के बाद 4 घंटे बाद ही पीवी कर सकते हैं आप। तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर उसका आया है सर्वाइकल डायलेशन, 2 सेंटीमीटर आया है जब आप एग्जामिनेशन कर रहे थे, 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद 2 सेंटीमीटर के बाद फिर आपने 4 घंटे बाद फिर देखा, तो मान लीजिए बहुत लेट हो रहा है तो 3 गया, 3 सेंटीमीटर, फिर भी अभी 4 नहीं, फिर अगले 4 घंटे बाद देखा तो 5 पहुंच गया था, तो अब क्या है, डिलीवरी कराना स्टार्ट। तो आगे अभी बताएंगे, फ़िलहाल अभी यहाँ पे देखिए आप, देखिए यहाँ पे क्या है कि कंडीशन ऑफ द यूट्रस, कंडीशन ऑफ द यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन इज प्रेजेंट, ठीक। इफेसमेंट आप देख लीजिएगा महिला को अगर पेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, वो कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं यूट्रस में, और इफेसमेंट डायलेशन ऑन प्रोग्रेस है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। अगला है रिलेशनशिप ऑफ फेटल हेड टू मैटरनल पेल्विस, यानी कि जो मैटरनल पेल्विस है, मदर का जो पेल्विस है
मदर का जो पेल्विस है, ठीक, ये मदर का पेल्विस है, ये, ठीक, ये पेल्विस है। पेल्विस में बेबी का हेड, ठीक, बेबी का हेड यहाँ पे आ गया है या फिर अभी इधर ही है, ब्रिम पर है, ठीक, पेल्विक गैलेट इधर ब्रिम पर है या नीचे आ रहा है, ठीक, तो ये दिखाना है आपको, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए लिखा है कि रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड टू मैटरनल पेल्विस, यानी कि हमने देखिए क्या लिखा दिखाया है यहाँ पे, इंगेज्ड है यानी बच्चा नीचे आ रहा है, डिसेंट टेक प्लेस यानी कि बच्चा नीचे आ रहा है, इंगेज्ड है, ठीक। फंडल हाइट 36 सेंटीमीटर है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। एब्डोमिनल जर्थ कितना है, यानी उसका पेट का जो है कि जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन का जो है कि जेर्थ यानी कि मोटाई ऐसे जिफायस स्टर्न, जैसे कि देखिए ये मैं बना रहा हूँ, देखिए ये है, ये ऐसे, ठीक। तो एक तो यहाँ देखिए जीफिस्टर्नम, ये क्या हो गया, जीफिस्टर्नम यहाँ हो गया, और ये क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ। तो ये जो ये देखिए, एक सेकेंड कलर, ये वाला, ये जो है ये, तो ये तो हो गया फंडल हाइट, ठीक। ये क्या अम्ब्लाइकस है, यहाँ कितना आता है 24, ठीक। उसके बाद 24 से नीचे ऊपर जो भी है जितना, तो इसका कितना था 38 वीक की प्रेगनेंसी थी, 36 सेंटीमीटर इसका फंडल हाइट था, ठीक। तो आपको करना ये है, इसका एब्डोमिनल गर्थ का मतलब होता है, एब्डोमिनल गर्थ का मतलब ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये नापिए उसका गर्थ, ये यहाँ से इस साइड से लगाइए, इंची टेप इधर लगाइए, ठीक। उसके बाद पता चल जाएगा उसका कितना है एब्डोमिनल गर्थ, ठीक। एब्डोमिनल गर्थ उसका देखिए, तो एब्डोमिनल गर्थ देखने के बाद उसमें देखिए ये है, हाँ। उसके बाद एब्डोमिनल गर्थ के बाद वीक ऑफ जेस्टेशन, कितने वीक का है, अस्कल्टेशन यानी कि फीटल्स का अब हार्ट का क्या स्थिति है वो दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल रेंज जो होता है, ठीक, वो नॉर्मल रेंज जो होता है 140 या 120 या फिर 151, इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो बेबी का जो फीटल, जैसे मान लीजिए फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो बगल में आपके पास वो है, ओटोस्कोप है, उससे क्या कहते हैं, फीटोस्कोप है, तो फीटोस्कोप से देख लीजिए, और नहीं तो उसमें एक आती है, अब तो मतलब कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो हार्ट साउंड, उसमें जो एब्डोमिनल पे माइक्रोपोर लगा के चिपका देंगे तो वो तेज़ी से आवाज़ देता रहता है और उसमें दिखाता रहता है कितना बीट चल रहा है बेबी का, ठीक। तो उसमें फीटल का कंडीशन मतलब कि हार्ट रेट जो है कि 120 से, जैसे देखिए फीटस का जो हार्ट का कंडीशन है अगर 120 से नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है 120, नॉर्मल रेंज कितना होता है, नॉर्मल रेंज कितना है, देखिए 120 से 160 इतना है। तो अगर इससे नीचे 120 से अगर इधर नीचे आ रहा है तो भी दिक्कत है बच्चे को, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो भी बच्चे को दिक्कत है, यानी इसी के बीच में रहना चाहिए, जो भी वैल्यू है नॉर्मल रेंज के बीच में रहना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया फीटस का हार्ट बीट जो है। आगे चलिए देखे हैं आगे क्या है, नोट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर, यानी कि अब उसका लेबर जो प्रोग्रेस कर रहा है यानी पेन स्टार्ट हो रहा है तो कितना है, माइल्ड है, ठीक, माइल्ड है, हमने यहाँ माइल्ड दिखाया तो आप उस टाइम जो भी है दिखा दीजिएगा, माइल्ड है, एक मॉडरेट है, एक सीवियर है। मॉडरेट होगा तो फिर और जल्दी वो डिलीवर होने के चांस है, और सीवियर होगा तो बहुत जल्दी डिलीवर होने के चांसेस है, ठीक। सर्विक्स, अब सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड एट, मतलब कि ये पूछ रहा है कि कितने टाइम पे आपने उसका देखा कि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया था, सर्विक्स क्या था 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया था, यानी कि देखिए अब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर जब होता है 4 सेंटीमीटर तब पार्टोग्राफ स्टार्ट कर देते हैं, और पार्टोग्राफ, और उसके बाद डिलीवरी के लिए कब होता है, डिलीवरी जब 10 सेंटीमीटर, यानी अब बेबी बाहर आने का टाइम हो गया है 10 सेंटीमीटर। तो वही पूछ रहा है कि सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड एट कब, द एंड ऑफ द एक्टिव स्टेज, यानी देखिए
जो प्राइमरी स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, उसमें एक लेटेंट स्टेज होता है, लेटेंट स्टेज जिसमें जो है कि ऑन प्रोग्रेस होता है, यानी डायलेशन 3 सेंटीमीटर से कम होता है। और उसके बाद एक्टिव स्टेज जब आता है, एक्टिव स्टेज जब आता है तो यानी 4 सेंटीमीटर तक डायलेशन हो गया है, और ये एक्टिव स्टेज चलता है 4 से 10 सेंटीमीटर तक, इतने टाइम तक रहता है। तो वही इसमें पूछा है कि सर्विक्स फुली डायलेटेड एट कितने टाइम, तो हमने यहाँ पे दिखाया है, देखिए हमने यहाँ दिखाया द एंड ऑफ द एक्टिव स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक। यानी कि जब एक्टिव स्टेज का फर्स्ट स्टेज में 2 स्टेज होते हैं, पहला होता है लेटेंट स्टेज और उसका दूसरा होता है एक्टिव स्टेज। और लेटेंट स्टेज कब तक होता है, जब 4 सेंटीमीटर डायलेशन नहीं हुआ है, ठीक। और अगर 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया तो उस 4 सेंटीमीटर डायलेशन से लेकर 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक का समय को क्या बोलते हैं, एक्टिव स्टेज। तो एक्टिव स्टेज यानी कि अब हमें अलर्ट रहना है और एक्टिव रहना है उस टाइम बेबी को डिलीवर कराने के लिए, ठीक। तो हमने ये लिख दिया है। उसके बाद मेम्ब्रेन रप्चर एट कितने टाइम पे, उसका जो थैली था एमनियोटिक फ्लूइड का जो भी था वो कितने टाइम पे, कब जो है कि उसका क्या हुआ था, रप्चर हुआ था, ठीक। तो उसमें देखिए यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वाला पेज था, देखिए एक सेकंड, इसमें जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि फर्स्ट पेज जो था, ये देखिए यहाँ पे इसको हमने दिखाया 12/7/2023, यानी उसका डिलीवरी जो 17 तारीख को ईडीडी था, लेकिन 12 तारीख को उसकी डिलीवरी हो गई थी। वो भी कब हुई थी, 10:30 बजे, ठीक। तो यहाँ हमने दिखा दिया है। उसी के अकॉर्डिंग देखिए आगे टाइमिंग सेट करना है, तो हमने 9:45 पे इसका क्या है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया। देखिए ये पहली बात तो ये कौन सी है, ये मल्टीग्रेविडा है। मल्टीग्रेविडा में हम आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज दे दे रहे हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए अगर महिला क्या है, अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो फर्स्ट स्टेज उसका टाइम 12 घंटे तक हो जाता है, यानी पेन स्टार्ट होगा उसका 10 सेंटीमीटर डायलेशन होने में 12 घंटे लग जाते हैं उसको, इतना तक चांसेस होते हैं फर्स्ट, जब प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज लेबर पेन स्टार्ट से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक के समय को क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज। और यही फर्स्ट स्टेज अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, पहला बच्चा है उसका, तो 12 घंटे लग सकते हैं, एक ऑप्टिमम टाइम है। और अगर मल्टी ग्रेविडा है तो 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। तो ये जो हमने केस लिया है वो क्या है, वो है मल्टीग्रेविडा। है। तो मल्टीग्रेविडा में इसको 6 घंटे लगेगा, ठीक। और वो भी हमने जब आया था 6 से 8 घंटे इसके फर्स्ट स्टेज में लगेंगे, ठीक। अब वो भी जब आई थी यहाँ पे तो इसको क्या था, 4 सेंटीमीटर डायलेशन नहीं हुआ था, तो हमने एडमिशन दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि ये कब से कब का पीरियड होता है, ये पीरियड तब से होता है जैसे 10 सेंटीमीटर फुल डायलेशन हुआ और बेबी को डिलीवर होने तक, मतलब 10 सेंटीमीटर डायलेशन से लेके बेबी को डिलीवर होने तक के बीच को क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेज। अब देखिए सेकेंड स्टेज के लिए भी अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक, तो उसको 2 घंटे लग सकते हैं, यानी बच्चे को डिलीवर होने में 10 सेंटीमीटर डायलेशन से लेके बच्चे को डिलीवर होने में अगर पहला बच्चा है तो 2 घंटे के करीब लग सकते हैं, 2 घंटे। और अगर मल्टी ग्रेविडा है तो आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक। क्योंकि पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, डायलेशन हो जाता है, ठीक। तो वो उतना कॉन्ट्रैक्शन उसमें नहीं होता है, उसकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है। और अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज चाहे वो प्राइमरी ग्रेविडा हो चाहे मल्टी ग्रेविडा हो, ठीक, 15 मिनट लगना चाहिए, 15 से 20 मिनट, यानी कि बेबी को डिलीवर होने के बाद से लेके प्लासेंटा को बाहर आने तक के समय को क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज। अब ये थर्ड स्टेज जो है अगर थर्ड स्टेज चाहे महिला प्राइमरी ग्रेविडा पहला बच्चा हो चाहे दूसरा बच्चा हो, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर जो है कि प्लासेंटा को बाहर आ जाना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो जान लीजिए दिक्कत है,
ठीक। तुरंत आप सावधान हो जाइए, कुछ भी करिए, उसको मसाज करिए या कुछ भी करिए। एक्टिव मैनेज इसी कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी थर्ड स्टेज को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो प्लासेंटा का कुछ टुकड़ा वहीं अंदर रह जाए, उसको इन्फेक्शन के चांसेस या फिर पीपीएच के भी चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है पोस्टमार्टम हेमोरेज एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने लगे। तो ये चीज़ है। अब रही बात फोर्थ स्टेज की, बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। चाहे वो महिला प्राइमरी ग्रेविडा हो चाहे मल्टी ग्रेविडा हो, फोर्थ स्टेज में बेबी को डिलीवर यानी प्लासेंटा को डिलीवर होने के बाद, प्लासेंटा के डिलीवर होने के बाद का 2 घंटे को क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेज। ठीक, फोर्थ स्टेज। तो ये थोड़ा सा स्टेज के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, हम दिखाते हैं आपको। ये अभी तो हमने देखा मेम्ब्रेन रप्चर, यानी कि उसकी जो थैली थी कब फटी, 9:55 AM पे फटी। ठीक, सुबह हमारे पास 8 बजे उसका एडमिशन हुआ था, 7 या 8 बजे एडमिशन हुआ था तो आई थी। ठीक, उसके बाद नेचुरल आर्टिफिशियल, मतलब ये जो झिल्ली फटी थी वो आप मतलब कि हमारे पीवी करने या किसी वजह से एक्टिविटी से आर्टिफिशियली हमने फोड़ा उसको, या फिर अपने आप वो फटी थी। ठीक, ये चीज़ें हैं, तो ये लिखना होगा। उसके बाद फिर आ जाइए प्रसव की शुरुआत। अब यहाँ से लेबर। तो ये रहा वीडियो का पहला पार्ट। ये वीडियो काफ़ी लेंदी था, इसलिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ये पहला वीडियो है और दूसरे तीसरे वीडियो के लिए जस्ट आगे हम अपलोड करेंगे, तो बने रहिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, अगर आपको कुछ दिया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये काफ़ी से काफ़ी लोगों को जानकारी मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके और इसको समझ सके। थैंक यू सो मच।